शाम में बशर अल असद की हुकूमत का खात्मा हो चुका है। हफ्ज अल असद ने 1971 में इख्तियार संभाला और अपनी आयरन फिस्ट से शाम पर हुकूमत की। इसके बाद इनके बेटे बशर अल असद ने इख्तियार संभाला और कई दिहाइयों तक जारी रहने वाले सिविल वार में अपने ही हजारों लोगों को हलाक करने के लिए गैस और बैरल बम का इस्तेमाल किया। सिर्फ कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक नाकाम रियासत के टुकड़ों को कंट्रोल किया, फिर सडनली बागियों ने हलब पर सरप्राइज हमला कर दिया और कुछ दिनों के बाद बागियों ने हमा पर कब्जा कर लिया और फिर हमस पर। उसके बाद सैटरडे के रात जब वो कैपिटल दमिश्क में दाखिल हुए तो असद वहाँ से फरार हो गए। ये एक तारीखी लम्हा है। बशर अल असद के दौर में शामियों ने कई तिहाइयों से जुल्म और सितम बर्दाश्त किया है और लाखों लोग पनागज़ीनों के तौर पर गुर्बत में बैरून मुल्क जिंदगी बसर कर चुके हैं, लेकिन सीरिया अभी भी खतरे में है। सो हाउ डिड द असद गवर्नमेंट कोलैप्स सो क्विकली एंड व्हाट कम नेक्स्ट? सीरिया में सिविल वार 2011 में शुरू हुई थी जब अवाम ने असद के खिलाफ आवाज बुलंद। असद की हुकूमत की पावर ईरान और रूस की हिमायत पर डिपेंडेंट था। इनके बगैर असद की फौज कमजोर हो गई थी जिससे इसकी पावर में कमी आई। बट 2020 में ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट बन गया। 5 अहम ग्रुप खड़े हो गए, फिर इनके दरमियान लड़ाई खत्म हो गई थी। एंटी गवर्नमेंट की कोalition के बाद रेबल्स ने सीरिया के नॉर्थ टेरिटरी पर कब्जा कर लिया और साउथ के कुछ पार्ट्स पर। इसके ऊपर तुर्की सपोर्टेड मिलिशियाज ने ईस्ट पर कब्जा कर लिया और साउथ ईस्ट टेरिटरी पर कुर्दिश स्टेट मिलिशिया की ग्रुप ने कब्जा कर लिया। अदरवाइज असद की हुकूमत सिर्फ नाम की हुकूमत थी। इसके बाद ईरान ने डायरेक्ट अपनी आर्मी असद के लिए लड़ने के लिए शाम में भेजी, यहाँ तक कि हिजबुल्लाह भी इसकी मदद के लिए शाम में मौजूद थी। और फिर रशिया ने भी असद की मदद के लिए रेबल्स पर एयर स्ट्राइक की थी और कई मिलिट्री बेसिस भी मेंटेन। असद के पास भी खुद की आर्मी थी लेकिन वो करप्ट और कमजोर थी। ईरान और रशिया की मदद के बगैर असद की आर्मी कुछ भी नहीं थी। और फिर 2023 में एक ऐसा वाकया हुआ जो असद की डाउनफॉल का बाइस बना। 7 अक्टूबर 2023 को ईरान के सपोर्टेड मिलिशियाज हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया। इसराइल ने न सिर्फ हमास के खिलाफ बल्कि शाम में ईरानी सपोर्टेड ग्रुप हिजबुल्लाह और यहाँ तक कि खुद ईरान के खिलाफ भी जवाब दिए और पूरे नेटवर्क को कमजोर कर दिया। अब ईरान असद की हिफाजत नहीं कर सकते थे और दूसरी तरफ रशिया का दिमाग भी भटक गया था क्योंकि उन्होंने अपनी ज्यादातर आर्मी यूक्रेन में जंग के लिए भेजी थी और इसी से रेबल्स ने फायदा उठाया और हलब पर कब्जा कर लिया। सीरिया की हुकूमत ने जल्दबाजी में हथियार और गोला बारूद दोनों छोड़ दिए और भागने लगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था बशर अल असद की कई सालों की हुकूमत के लिए क्योंकि रेबल्स दिल से दमिश्क की तरफ बढ़ रहे थे और न रशिया और न ही ईरान इसमें इन्वॉल्व होना चाहते थे। असद अकेले थे और इसकी फौज इसे जानती थी। जैसे इसकी फौज भाग गई, बशर अल असद सीधा एयरपोर्ट पहुंचे जहां वो और इनकी फैमिली एक एरोप्लेन में सवार हुई और सीधा मॉस्को फरार हो गई। अब कई डिफरेंट ग्रुप इनकी जगह लेना चाहते हैं। ये अबू मोहम्मद अल जोलानी है जो संडे के दिन दमिश्क पहुंचे हैं। वो रेबल्स ग्रुप हयातुल तहरीर शाम को लीड करते हैं और अब ये पावर लेने के लिए एक बेहतरीन पोजीशन में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये आखिर है कौन? जब सीरियन सिविल वार शुरू हुई तो जोलानी ने एक ग्रुप बनाने में मदद की थी जिसे जबहतुल नसरा कहा जाता है। जोलानी एक इस्लामी इंतहा पसंद है जिनका मकसद सीरिया को एक इस्लामी खिलाफत में तब्दील करना है। जोलानी पहले दाइश और आईएसआईएस के इत्तेहादी थे। फिर 2016 में उन्होंने एक नया ग्रुप बनाया जिसके बारे में इनका दावा था कि ये अल-कायदा से बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन फिर 1 साल बाद एसटीएस को आगे बढ़ाने के लिए ये एक मॉडरेट ग्रुप के साथ मर्ज हो गया और आज ये खुद को एक आजाद इंसान कहते हैं जिसका किसी ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी और अल-कायदा से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अमेरिका इसको एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखता है जिसका कांटेक्ट अल-कायदा के साथ। कुछ दिन पहले CNN ने अल जोलानी से पूछा कि इसका ग्रुप किस चीज के लिए खड़ा था और इसी टाइम एसटीएस क्या है, तो जोलानी ने कहा कि एसटीएस इस रीजन की फंक्शंस में से एक है। अब हम एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। हम सीरिया को बिल्ड करने के बारे में बात करते हैं। किसी को हक नहीं एक और ग्रुप मिटाने को। यहाँ पर एक लीगल फ्रेमवर्क होगा जो सबके राइट्स और इंश्योर्स को प्रोटेक्ट करेगा। उन्होंने पब्लिकली कहा कि वो सीरियन मिनोरिटीज जैसे कि क्रिश्चियन और कुर्द की हिफाजत करना चाहते हैं। बट अगर जोलानी कैपिटल को कंट्रोल भी करते हैं तो भी ये एक बहुत हार्ड टाइम होगा इसको पूरे मुल्क को कंट्रोल करना। अब नॉर्थ में जो रेबल्स है इसकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज है, जबकि कुछ तुर्की की गवर्नमेंट से वाबस्ता है और कुछ का भी यही आइडिया है कि सीरिया एक
इस्लामी स्टेट बन सके। अब एडिशनली जो कुर्दिश लीड ग्रुप है नॉर्थ में, वो अपना पावर नहीं देना चाहते। कुर्द एक एथनिक ग्रुप है जो सीरियन गवर्नमेंट के अंडर कई दिहाइयों तक मुश्किलात का शिकार रहा है और अपने एरिया को ही एक महफूज पनागाह के तौर पर अहमियत देता है। बहुत सी आलिया और ग्रुप जिसने बशर अल-असद की हिमायत की, हो सकता है कि वो बाकियों की हुक्मरानी कबूल ना करे और दाइश इस अफरा-तफरी का फायदा उठाते हुए दोबारा इख्तिदार हासिल करने की कोशिश कर सकती है। असद की हुकूमत अभी भी मौजूद है। इनके एक फॉरेन प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि वो रेबल्स को हुकूमत सौंपने और इनके साथ मिलकर एक नई हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। अब तुर्की को सबसे ज्यादा फायदा असली डाउनफॉल से हुआ। तुर्की में 3 मिलियन से ज्यादा सीरियन रेफ्यूजीज हैं और वो चाहते हैं कि सीरिया उन्हें वापस बुला ले। इसके अलावा जिन मिलिशियास की तुर्की हिमायत करता है वो उसे असरो रोक फराहम करेंगे और इन कुर्दिश ग्रुप पर अटैक करेंगे जिन्हें तुर्की टेररिस्ट मानते हैं। साउथर्न सीरिया में मौजूद इस्राएली आर्मी का कहना है कि उन्होंने वेपन फैसिलिटीज पर एयर स्ट्राइक की है। वो नहीं चाहते कि इस स्टेट में एक ऐसी इस्लामी रियासत बने जो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सके। अब अगर हम और ज्यादा करीब से देखें तो रशिया ने अपना एक इम्पोर्टेंट अलाई खो दिया और हो सकता है कि वो मिडिल ईस्ट में अपना मिलिट्री बेसिस को भी खो दे। अमेरिका के पास भी यहाँ पर मिलिट्री बेसिस है जो वो दाइश से लड़ने के लिए यूज करता है। अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूएस का शाम से कोई लेना देना नहीं है। अब नेक्स्ट सीरिया का क्या होगा? क्या सिविल वॉर खत्म हो जाएगी? क्या इन ग्रुप्स के दरमियान पीसफुल कोऑर्डिनेशन हो पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल शामी लोग सड़कों पर अपना सादा आजादी का जश्न मना रहे हैं।